क्या पढ़ने आए हो? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो पहले ये बताओ कि पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हम किसका बात कर रहे हैं? मोमेंटम का। तो इस हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इनमें से क्यों हमने सेकेंड लॉ के लिए इसको ही करेक्ट स्टेटमेंट माना, इसको क्यों गलत माना? आज हम इसी का पूरा डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या लिखा था? न्यूटन का पहला लॉ, जिसमें क्या होता है? एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होता था। न्यूटन का पहला लॉ में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता था? जीरो होता था। सेकेंड लॉ में बस इतना सा ही फर्क है कि जो आपका नेट एक्सटर्नल, न्यूटन का सेकेंड लॉ में जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब किसी एक बॉडी पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही होंगी। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पूरा हमारा डिस्कशन होगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या। ठीक है, न्यूटन का पहला लॉ के बारे में आप जानते ही हो। जब तक किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था, वो क्या करता था? अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता था, जैसे रहता था वैसे ही रहता था। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जब भी न्यूटन का पहला लॉ का थोड़ा सा ले रहे हैं इंट्रो। ठीक है, क्या था? ये कोई बॉडी था, इसको हम v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करा रहे थे, तो उसके पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था? करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स। और आपको मालूम था जब तक v और f बराबर होते थे, तब तक ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हमारा क्या था? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा था। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। पहला लॉ के बारे में आपको डिटेल देखना तो पहला लेक्चर देखिए। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब किसी बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी होता था तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता था? जीरो होता था। करेक्ट, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या था? पहला केस था। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या, न्यूटन का पहला लॉ था। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम क्या देखेंगे कि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कोई बॉडी अलग अलग टाइम इंटरवल पर अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज करो एक बॉडी है, ये पहले पहले 10 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ी, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ी, फिर कुछ सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ने लगी। तो ये क्या कर रही है? अपना वेलोसिटी हर कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद चेंज कर रही है। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का वेलोसिटी फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वैसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लीनियर मोशन। इस केस में क्या होता है? आपका वेलोसिटी वेरिएबल होता है। वेलोसिटी, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, और जब वेलोसिटी चेंज होता रहता है उसका मतलब एक्सेलरेशन आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ में हम टोटली यही पढ़ने वाले हैं कि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसके स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया। चलो थोड़ी सी बात पहले मोमेंटम का कर लेते हैं। मोमेंटम आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि कोई बॉडी का अगर मास m है और अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कैसे डिफाइंड है? m और v के प्रोडक्ट से। कोई बॉडी का मास m है और वो अगर v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है तो उसका मोमेंटम, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, वो
मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और आपको मालूम है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को हम किसी भी चीज के ऊपर एरो से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। उसी प्रकार जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी प्रकार मोमेंटम भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और जब आपका वेलोसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपका वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मोमेंटम का फोर्स से रिलेशन होता क्या है। ठीक है, चलो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो सपोज क्या होता है, हम क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, कोई एक बॉलर बॉल को हाथ में लिया हुआ है तो उसका हम पी इनिशियल देखेंगे, और जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है वहां का सिचुएशन देखेंगे, पी फाइनल देखेंगे। तो देखो बॉल का मास कितना होता है, हमने मान लिया कोई बॉल है उसका मास स्मॉल एम है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो प्लेयर है जो बॉलर है वो अपने हाथ में लेके खड़ा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब पी इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा। पी इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद बॉलर ने क्या किया, बॉल को फेंक दिया, बैट्समैन ने हिट किया। तो अब बारी आती है फील्डर की। फील्डर क्या करते हैं, अगर बॉल हवा में आ रही है तो कैच करते हैं। हवा में आ रही है इसका मतलब मोमेंटम से आ रही है, उसका मास भी होगा, और बैट्समैन ने हिट किया है मतलब उसके पास वेलोसिटी भी है। तो जब कोई पार्टिकल बॉल किसी मोमेंटम से आती है तो प्लेयर क्या करते हैं, कैच करते हैं। आपको मालूम है अगर प्लेयर्स एकाएक ऐसे कैच कर लेते हैं तो उनके हाथ पे ज्यादा चोट लगती है, और कई बार कैचेस छूट जाते हैं। और एक और सिचुएशन लो, कई बार आपने देखा है कि प्लेयर कैच करने के बाद अपने हाथ को हल्का सा पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो पीछे की तरफ ले जाने से मतलब क्या होता है, उनके हाथ पे उस टाइम में कम चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है, देखो आपने बचपन से पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब उसका सिंपल सा मतलब है पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, की जो मोमेंटम शुरू में था वही मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए। शुरू में क्या था, मोमेंटम जीरो था, और बाद में भी जीरो होता है। बॉल फील्डर अपने हाथ में पकड़ लेता है तो उसका वेलोसिटी ही ना जीरो करता है, मतलब वो बॉल एकदम रुक जाती है, मतलब उसका पी फाइनल भी जीरो कर देता है। लेकिन पी मोमेंटम से आ रही है, अगर तुमने पी को एकाएक जीरो कर दिया, पी को पी मोमेंटम से बॉल जा रही है और एकाएक तुमने हाथ में कैच करके उसका मोमेंटम को जीरो कर दिया, तो क्या होता है, ऐसे वाले केस में तुम्हारे हाथ पे ज्यादा चोट लगती है। और अगर तुमने पी मोमेंटम से बॉल जा रही है और उसको जीरो करने में थोड़ा सा टाइम लिया, कौन सा सिचुएशन, जब तुमने कैच करने के बाद अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले गए, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले गए, पी से आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, अब यहाँ पे तुमने जाके जीरो किया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तुम्हारे हाथ पे कम चोट लगती है। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब होता है बदलाव। कोई चीज पी मोमेंटम से जा रही है और तुमने पी से अगर एकाएक जीरो कर दिया तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, कोई पी मोमेंटम से जा रही है तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा ना, और तुम एकाएक पकड़ ले रहे हो, जीरो कर दे रहे हो, इसलिए तुमको हाथ पे ज्यादा चोट लग रही है। और दूसरे केस में हमने क्या किया, कैच करने के बाद अपना हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गए, पीछे की तरफ ले गए तो क्या किया हमने, उसके मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगाया। तो हमने क्या किया, जो उसके रेट ऑफ चेंज, जो मतलब उसके पी से जीरो होने का जो टाइम पीरियड था, बदलाव का जो टाइम पीरियड था उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे हाथ पे थोड़ा सा कम चोट लगा। ठीक है, इसीलिए आपका हमेशा ये वाला स्टेटमेंट ही सही होता है कि जो आपका, क्योंकि पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर होता है, इसीलिए और पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर होता है, और
आप जितना जल्दी किसी बॉडी के स्टेट में चेंजेस कर दोगे उतना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप अगर एकाएक कैच कर लोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप कैच करने के बाद अपना हाथ को हल्का पीछे ले जाओगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, दूसरे एग्जांपल से भी हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही है। पहले एग्जांपल से हम हमारा कौन सा सही आया, ये वाला सही आया। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो ये सरफेस है और एक बिल्डिंग के ऊपर से हमने 1 kg का एक पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से 1 kg के पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका और एक बंदे को बोला कि आप इनको पकड़ो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बॉल को चेंज कर दिया। 1 kg को क्या बना दिया, 2 kg का एक बॉल ले लिया और लेकिन जो v वेलोसिटी से नीचे फेंका था उसी v वेलोसिटी से नीचे फेंका और इन्हीं को बोला कि आप इसको पकड़ो। तो आप सिंपल सा जानते हो कि इसको पकड़ने में ज्यादा फोर्स लगाना होगा। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। इसको पकड़ने में कम फोर्स लगाना होगा, इसको पकड़ने में ज्यादा फोर्स लगाना होगा। सिंपल सा, क्लियर। और जिससे क्या पता चला कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पे। क्या है यार, तुम भी गए, डिपेंड कर रहा है। लीनियर मोमेंटम का मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स की। मास कम है, इसका मोमेंटम कितना होगा, एम वी के बराबर मास 1 kg वेलोसिटी v, मतलब इसका मोमेंटम 1v है। इसका मोमेंटम क्या होगा, मास वेलोसिटी के बराबर मतलब 2v के बराबर। जो आपका लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे। मोमेंटम कम तो अप्लाइड फोर्स, जो पकड़ने के लिए फोर्स लगाना होगा कम लगाना होगा। मोमेंटम ज्यादा तो जो पकड़ने के लिए फोर्स लगाना होगा वो ज्यादा लगाना होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक बात। और एक बात बताओ, जैसे हमने क्रिकेट में देखा था वैसा रूल यहाँ पे भी लागू होगा। अगर एकाएक पकड़ के जीरो कर दोगे तो ज्यादा चोट लगेगी हाथ पे। अगर तुम बॉल को ऊपर से आ रही है कैच करने के बाद हाथ हल्का नीचे की तरफ ले जाओगे, तुम्हारे हाथ पे उतना कम फोर्स लगेगा, उतना कम चोट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, देखो शुरू में क्या था, मैं था यहाँ पे, मैंने हाथ में लिया हुआ था, इसका मतलब उसका वेलोसिटी 0 था। और बाद में तुम्हारे हाथ में था, तुमने भी क्या किया, उसका वेलोसिटी 0 किया। तो हम क्या बोल सकते हैं, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बोल सकते हैं। मैंने v वेलोसिटी से फेंका ना, लेकिन फेंकने से पहले तो मेरे हाथ में ही था ना, तो क्या था, उसका वेलोसिटी 0 ही था। ठीक है, इसका मतलब p इनिशियल उसका 0 था। ये क्या है, ये जो हमने लिखा है वो कहीं इंटरमीडिएट की बात है, बीच में किसी सिचुएशन टाइम पे उसका मोमेंटम लिया गया है। ठीक है, ये ना ही फाइनल है ना ही इनिशियल है, ये क्या है, बीच के टाइम पीरियड की, जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस टाइम का मोमेंटम बताया है। ठीक है, और ये क्या है, जब वो v वेलोसिटी से यहाँ कहीं बीच में पहुंचा हुआ है उस टाइम पे इसका मोमेंटम 2v है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं लिया था इसका मतलब v 0, इसका मतलब उसका मोमेंटम 0। तुम्हारे हाथ में है, इसका मतलब उसका मोमेंटम 0। तो क्रिकेट, जैसे क्रिकेट में हमने देखा था यहाँ पे भी देखेंगे, अगर हमने एक कैच कर लिया तो ज्यादा चोट लगेगा। अगर कैच करने के बाद थोड़ा सा पीछे ले गए, मतलब क्या किया, उसके रेट ऑफ चेंज में पी से नीचे की तरफ आ रहा था, उसके पी से उसको पी से 0 करने में हमने अगर एकाएक टाइम नहीं लिया तो हाथ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर हमने बदलाव तुरंत ही कर दिया, रेट ऑफ चेंज का मतलब उसका मोमेंटम p से 0 तुरंत कर दिया, p से 0 तुरंत कर दिया, तो जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, p से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हमने कट से पकड़ लिया तो क्या हो गया, ज्यादा फोर्स लगेगा हाथ पे। बचपन में हमने बहुत खेला है, इसके लिए हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ सकते हैं। और अगर आपने p से 0 करने में थोड़ा सा टाइम लिया, मतलब पकड़िया
पी से जीरो मतलब बदलाव करने में थोड़ा सा टाइम लिया। पकड़िया क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लिया मतलब कैच करने के बाद हाथ को हल्का सा नीचे की तरफ ले गए, मतलब थोड़ा सा टाइम लिया, तो वहां पे आपके हाथ पे कम चोट लगेगा और आपको ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो वहां से इस एग्जांपल से भी क्लियर हो रहा है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है, कि आप जितने जल्दी किसी पार्टिकल का स्टेट से मतलब मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से, पी मोमेंटम से नीचे की तरफ, पी मोमेंटम से नीचे की तरफ बॉल आ रही है, अगर तुम एक नीचे कैच कर लोगे तो तुम्हारे हाथ पे ज्यादा चोट लगेगा। तुम क्या कर रहे हो, पी से एकाएक जीरो कर रहे हैं, रेट का मतलब क्या होता है, बदलाव। पी से कोई जा रही है और तुमको उसको एकाएक बदल के जीरो करना चाह रहे हो, तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर तुमने आ रही है पकड़ा और थोड़ा सा नीचे ले गए उसके बाद रोका, ठीक है, तो क्या तुमने क्या किया, उसके मोमेंटम को जीरो करने में मतलब मोमेंटम को बदलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, तो तुम्हारे हाथ पे कम फोर्स लगाना होगा और कम चोट भी लगेगा। एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो और 3 एग्जाम्पल लेंगे, जिससे डाउट तो जिंदगी में नहीं होना चाहिए कि ये सही है कि ये सही है, ठीक है। और बताओ कुछ नया हालचाल। पढ़ाई लिखाई चल रही है, मौज मस्ती चल रही है, पढ़ लो बेटो भाई लोग, नहीं तो हमारी तरह हो जाएगी जिंदगी, ऐसे ही घूमते रहोगे खाली। देखो चलो बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, ठीक है। एक कार है और एक ट्रक है, ठीक है। कार, इंक खत्म हो गया यार, नीचे है, अब जाना में टाइम लगेगा। और ये ट्रक है, ट्रक को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, ठीक है। ये दोनों क्या हुए हैं, ए पॉइंट पे रुके हुए हैं, ये पॉइंट ए है जहां पे ये दोनों रुके हुए हैं, ठीक है। तो इसका P इनिशियल कितना होगा, दोनों का जीरो होगा, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी V जो है वो जीरो है, इसलिए इनका P इनिशियल जीरो है। हम क्या करना चाहते हैं, दोनों को सेम टाइम में B पॉइंट पे पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। दोनों के क्या चाहते हैं, B पॉइंट पे सेम टाइम में पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको मालूम है जिसका मास कम है और उसको V वेलोसिटी से पुश करके बी पॉइंट पहुंचाना है तो कम फोर्स लगाना होगा। और जिसका मास कैपिटल एम है, ट्रक का मास कैपिटल एम है, और उसको हमको पुश करके बी पॉइंट पे पहुंचाना होगा, तो उसको ज्यादा फोर्स से ढकेलना पड़ेगा, ज्यादा वेलोसिटी से ढकेलना पड़ेगा। तो जब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना होगा। तो यहां से भी क्लियर हो गया कि जो आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जो आपका मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पे। मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम कितना है, कैपिटल एम वी है। जब मोमेंटम ज्यादा है तो क्या हो रहा है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम कितना होगा, स्मॉल एम वी। जब मोमेंटम कम है तो आपको कम फोर्स ही लगाना पड़ेगा उसको, इन दोनों को सेम टाइम में यहाँ पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब जनरली आप समझ भी सकते हो कि अगर दोनों का मास में ही डिफरेंस है, तो सेम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचाने में किसको ज्यादा आपको पुश करना होगा, या किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या बात पता चला कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर जो आपका मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहाँ ए पे क्या थे, ये दोनों जीरो थे, ठीक है। और बी पे अगर हम चाहें कि फिर से इनका क्या मोमेंटम जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे तुम्हारा समझ कोई दोस्त खड़ा है, तुम दोनों चाह रहे हो कि ये फिर से इनका दोनों का मोमेंटम जीरो हो जाए, तो तुम लोग क्या करोगे, खड़े रहोगे, हाथ लगा के रोकोगे, यही ना करोगे उसको जीरो करने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर तुमने, ये तुम हो ठीक है, तुमने कार को ऐसे पकड़ा
ऐसे कार आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, तुमने एकाएक ऐसे हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ पे ज्यादा चोट लगेगी, और ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा हाथ टूट भी सकता है। और लेकिन अगर तुमने कार को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा उसके साथ पीछे की तरफ गए, तो तुमको कम फोर्स ही लगाना पड़ेगा, और कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी रुक जाएगी, मतलब उसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इनिशियली जीरो पे था, तुम करना क्या चाह रहे थे, जीरो करना चाह रहे थे, और लेकिन तुमने अगर सडनली उसको जीरो कर दिया, सडनली हाथ लगा के जीरो करना चाहा, तो तुम्हारे हाथ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए तुम क्या करते हो, उसको पकड़ने के बाद थोड़ा सा उसके साथ पीछे की तरफ जाते हो, जिससे क्या होता है, उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब जो पी से घूम रहा है, पी से घूम रहा है, उसको जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लेते हो, जिससे तुम्हारे हाथ पे चोट कम लगता है। अगर वैसे ट्रक का बात करो, तुम्हारा दोस्त है, अगर ट्रक पी मोमेंटम से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और तुम्हारे दोस्त ने एकाएक अगर उसको सडनली रोकना चाहा, तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है उसका हाथ पे भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स आ जाएं। लेकिन अगर उसने, ट्रक को कोई रोक सकता है, खली भैया है ठीक है, खली भैया, ये खली भैया है, वो पकड़ लिए और थोड़ा सा उसके साथ पीछे की तरफ गए, तो क्या हो गया, उन्होंने इसके रेट ऑफ चेंज, मतलब मोमेंटम को बदलने में, मोमेंटम पी मोमेंटम से आगे आ रही है, उसको पी से यहाँ पे जीरो करने में थोड़ा सा टाइम लिया, जिससे क्या होगा, उनके हाथ पे भी चोट कम लगेगा, और जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स वो लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए, वो भी कम होगा। तो यहाँ से भी बात क्लियर हो गई कि पहला क्या, कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा मास था जितना कम मास था, जितना कम मास था कम मोमेंटम था, कम फोर्स से ढकेलना पड़ रहा था, ज्यादा मास था ज्यादा फोर्स से ढकेलना पड़ रहा है, सेम टाइम पे सेम जगह पे पहुंचाने में। और दूसरा बात क्या पता चला, कि उनका पी इनिशियल जीरो है, तो पी फाइनल भी जीरो करने में आप जितना जल्दी रेट ऑफ चेंज, मतलब जितना जल्दी बदलोगे, पी से जा रही है जा रही है जा रही है, एकाएक जीरो करोगे, मतलब जितना जल्दी जीरो करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब जितना जल्दी बदलोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और उसको अगर दूसरा सिचुएशन ले लो, अगर तुमने उसको पी से जीरो करने में, मतलब पी से जीरो में बदलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, तो तुमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब आशा करते हैं ये तीन एग्जाम्पल से तो आपको अब तक क्लियर एकदम पक्का हो गया होगा कि हमेशा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही क्यों ट्रू होता है, ये क्यों हमेशा गलत होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, 2 सेकेंड रुको, थोड़ा सा रफ कर लिया जाए, तब तक अब आराम। ठीक है, तो इन सब एग्जांपल से हमने क्या देखा, कि जो आपका न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आया कैसे। तो ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख सकते हो, दिस क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस YSIS observation lead to the second law of motion, lead to the second law of motion expressed by Newton as follows, expressed, अरे यार दोनों में खत्म, expressed by Newton's as follows। रुको यार, थोड़ा जाना पड़ेगा नीचे ही, आ रहे हैं 5 मिनट में, आराम कर। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। The qualitative analysis lead to the second law of motion expressed by Newton as follows। कैसे हम लिखते हैं, the rate of change of linear momentum
is directly proportional of a body is directly proportional to applied force of a body is directly proportional to applied force and is taken and takes place in the direction in which the force act takes place in the direction in which the force acts in which the force एक्ट्स। देखो यार, अगर एग्जाम में पास होना है तो रट के भी यही सिर्फ डेफिनेशन लिख के पास हो सकते हो, लेकिन अगर रियल मीनिंग समझना है कि सेकंड लॉ बोलता क्या है तो ये जरूरी है यार, क्योंकि कोई अगर आपसे पूछ भी ले कि सेकंड लॉ को समझाओ रियल लाइफ में, तो एटलीस्ट आप उसको समझा तो पाओ कि हाँ ये सिचुएशन होती है, इसलिए सेकंड न्यूटन ने सेकंड लॉ को इस तरह से समझाया। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने क्या किया, पहले आपको समझाने का कोशिश किया कि होता क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का अगर आपको लिखना हो कि सेकंड लॉ है क्या, तो ये आप लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। कार को हमने यहाँ से यहाँ पुश किया, इधर पीछे से फोर्स लगा के पुश किया, तो क्या हो रहा था, मोमेंटम आगे की तरफ जा रहा था। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का हमको डायरेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, और आप सिंपल सा जानते भी हो P इक्वल टू एम बी है, तो वेलोसिटी, किसी चीज को हम वेलोसिटी दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। कार जीरो था शुरू में, हमने उसको v वेलोसिटी दिया, मतलब क्या किया, v वेलोसिटी से आगे की तरफ ढकेला, मतलब v वेलोसिटी से फोर्स लगाया। तो हमने क्या किया, जब आगे की तरफ फोर्स लगाया तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी आगे की तरफ होगा। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो गया। चलो अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे कि मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन का। एक बात बताओ, हमने क्या बात किया कि जो मोमेंटम होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अप्लाइड फोर्स के बराबर कैसे होता है कि हम वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में, हम फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन आपका सेम हो। और मोमेंटम और किस चीज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे और मास पे। तो ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें बॉडी का मास है वो कांस्टेंट हो, मतलब बढ़े घटे ना। जैसे एग्जांपल ले लो, कार है, ट्रक है, इन सब का एग्जांपल में हमने देखा। और एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे बॉडी का मास चेंज होता रहे, जैसे रॉकेट प्रपल्सन में होता है। रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, रॉकेट जब ऊपर जाते हैं तो उनका फ्यूल बर्न होता है, गैस के फॉर्म में उनका मास कम होता जाता है। जैसे जैसे रॉकेट से गैस बाहर निकलता जाता है उनका मास कम होने लगता है। तो उस केस में क्या हुआ, उनका मास कांस्टेंट नहीं रहा, मास चेंज होता गया। तो ठीक है, इसीलिए हम अब इन चारों केसेस को पढ़ेंगे कि जब ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन होंगे तो अब मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर मोमेंटम को हम तब किस फॉर्म में डिफाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब वेलोसिटी और फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब आपका velocity and force act along same direction। ठीक है, तो सपोज कर लो एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, कुछ इसका तो p इनिशियल हम निकाल लेते हैं, m v के बराबर होगा। कुछ दूर जब ये आगे बढ़ा तो हमने क्या किया, इस मास पे अपनी तरफ से फोर्स लगा दिया। देखो पहले वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में था, हमने क्या किया, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा दिया। तो जब फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, v प्लस डेल्टा v हो गया इसका वेलोसिटी। ठीक है,
यहाँ पे v से क्या हो गया, डेल्टा v हो गया। हम इसको क्या मान लेते हैं, p फाइनल का सिचुएशन मान लेते हैं, ठीक है। देखो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, ये वाला हम वो जीरो नहीं करना चाह रहे हैं, हम आपको बस ये सिचुएशन समझाना चाह रहे हैं कि जब वेलोसिटी फोर्स एक डायरेक्शन में होता है तब मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है, चेंज लीनियर मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में उस पर फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो p फाइनल कितना होगा, मास और वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी कितना है, v प्लस डेल्टा v के बराबर है, ठीक है।